नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक कुमार आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। बड़ा स्कोरिंग ये चैप्टर है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा नया चैप्टर, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। पहले देखते हैं क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु। इनकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। वे निर्जीव जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवन का आधार बनाते हैं और जीवित प्राणियों की वृद्धि एवं पोषण के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। इसको दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव का निर्माण करते हैं। जैव द्रव कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। जटिल कार्बनिक यौगिक जो जैव द्रव का निर्माण करते हैं तथा जीवधारियों की वृद्धि एवं अनुरक्षण, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैव अणु अपने आप में निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन इनके मध्य जो क्रियाएं होती हैं, जीवन उन्हीं का परिणाम होता है। देखो, प्रत्येक जीवित प्राणी, चाहे वो कोई पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो, प्रत्येक जीवित प्राणी जो होता है वो एक जैव तंत्र होता है, एक लिविंग सिस्टम होता है। और एक लिविंग सिस्टम जो होता है वो लिविंग सिस्टम होता है प्रत्येक जीवित प्राणी। और लिविंग सिस्टम जो होता है ना, वो स्वयं वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है और कायम रहता है, सस्टेन रहता है और स्वयं का प्रजनन करता है, रिप्रोड्यूस करता है स्वयं को। देखो, हम देखते हैं कि कैसे एक नन्हा जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे ग्रोथ करके कैसे वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है ना। कैसे एक एक छोटा सा जो पौधा होता है वो ग्रोथ करके कैसे वो विशाल वृक्ष बन जाता है। तो इन क्रियाओं में, है ना, और प्रत्येक जो जीवित प्राणी होता है वो ग्रोथ के साथ साथ में क्या, वो अपने आप को कायम रखता है और संतानोत्पत्ति करता है ना। तो इन सब क्रियाओं में ये जो क्रियाएं होती हैं, एक नन्हा पौधा, कोई भी जीव जो है ना वो ग्रोथ करता है ना, स्वयं को सस्टेन रखता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो इन सब क्रियाओं में जटिल कार्बनिक यौगिक भाग लेते हैं, जिनको कहते हैं जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। जैव तंत्र जो लिविंग सिस्टम होता है, जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि से मिलकर बनते हैं। जो लिविंग सिस्टम होते हैं वो जटिल जैव अणुओं से, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं और लिपिड्स होते हैं, जैव तंत्र इनसे मिलकर के बनता है। और इन जैव अणुओं के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं होती है ना, जीवन उन्हीं का परिणाम होता है ना। देखो, हम सब जीवित हैं, हमें जीवन जो है ना वो इन जैव अणुओं के बीच में जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही है, जो इंटरेक्शन हो रही है, उन्हीं क्रियाओं का परिणाम जीवन है। तो जैव अणु जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। और जीवन के लिए आवश्यक जैव अणु कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड होते हैं।
जीवन के लिए ये आवश्यक जैव अणु होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे जैसे विटामिन्स होते हैं, कुछ खनिज लवण होते हैं, वो भी जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। तो इस इकाई में, इस यूनिट में हम कुछ जैव अणुओं की जो रासायनिक संरचना होती है उसका अध्ययन करेंगे और जैव अणुओं के कुछ कार्यों का अध्ययन हम इस यूनिट में करेंगे। अच्छा, ये जो जैव अणु होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये जो जीवित प्राणी होती हैं उनकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जो सेल होती है ना, किसी भी जीव का शरीर जो होता है वो सेल से मिलकर बनता है, तो ये कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। और जैव अणुओं के मध्य होने वाली जो इंटरेक्शन होती है, अन्योन्य क्रिया होती है, वो जीवन का आणविक आधार बनाते हैं। और रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें कोशिका में उपस्थित जैव अणुओं, कोशिका में उपस्थित जैव अणुओं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिकम, लिपिड आदि की संरचना और उनके रासायनिक संगठन तथा उनसे संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, कहलाती है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। क्या होती है बायोकेमिस्ट्री? विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें कोशिका में उपस्थित जैव अणुओं की संरचना, उनके रासायनिक संगठन तथा उनसे संबंधित परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जैव रसायन, है ना, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो आज हम इस यूनिट में पहले ये जैव अणु लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला बायोमोलिक्यूल्स लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों से बने यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से बने यौगिक होते हैं। इनका सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र ये CxH2O का होल Y होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को इस सूत्र के द्वारा CxH2O का होल Y इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। X और Y गुणांक होते हैं, 1, 2 ये गुणांक होते हैं, है ना, 3, 4, 5, 6 इनका कुछ भी मान हो सकता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का जो सामान्य सूत्र होता है वो ये होता है। और इन यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो जल के समान होने के कारण, कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होने के कारण, देखो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन का कितने परमाणु हैं? 1 जल में, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो जल के समान होने के कारण इनको कार्बन के हाइड्रेट माना गया। पहले इनको कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था क्योंकि इन यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है जो जल में होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। इन यौगिकों में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो जल के समान ही होता है, इसलिए इन यौगिकों को पहले कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था। देखो कार्बोहाइड्रेट्स के जो सामान्य उदाहरण है वो इस प्रकार से है, जैसे सुक्रोस, है ना, सुक्रोस। सुक्रोस को इक्सु शर्करा भी कहते हैं, गन्ने की शर्करा, है ना, इक्सु
शर्करा। बीज को बोलते हैं सुक्रोस। सुक्रोस का सूत्र होता है C12H22O11। सुक्रोस का सूत्र ये होता है। जैसे ग्लूकोस, ग्लूकोस का सूत्र ये होता है C6H12O6। जैसे स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च को मंड भी कहते हैं और इसका सूत्र होता है C6H10O5 का होल n। इसका सूत्र ये होता है। देखो ये कार्बोहाइड्रेट के सामान्य उदाहरण हैं, सुक्रोस, ग्लूकोस, स्टार्च। और भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। देखो इनमें अगर हम देखें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है ना, वो 2:1 है ना, जल के समान है। यानी कि इनको हम इस सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। जैसे सुक्रोस को हम लिख सकते हैं C12 है ना H2O का होल 11 है ना। इस फार्मूले के अनुसार हम इसको ये लिख सकते हैं है ना ये। और इसको हम लिख सकते हैं C6H2O का होल 6 है ना। और इसको लिख सकते हैं C6H2O का होल 5 और H2O का होल 5 और इसका होल n है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं उनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, हाइड्रेट का मतलब होता है जल है ना, तो इनको कार्बन के हाइड्रेट माना गया क्योंकि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो जल के समान होता है। जैसे ये यौगिक है तो इनका सामान्य सूत्र क्या होता है CxH2O का होल y। लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जो इस सूत्र के अनुरूप है ना, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो इस सूत्र के अनुरूप हम उनको लिख सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के जो भौतिक गुण होते हैं, ये उनको प्रदर्शित नहीं करते। जैसे ये होता है, एक यौगिक होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र ये होता है। अगर हम इसका अणु सूत्र देखें तो अणु सूत्र क्या होगा, इसका अणु सूत्र होगा इसका C2H4O2। तो इसको हम इस सूत्र में इसको हम फिट कर सकते हैं। इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं C2H2O का होल 2। तो एसिटिक अम्ल को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र होता है इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी प्रकार से जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है CH2O है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र ये होता है। तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है वो जल के समान ही है। तो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनको हम इस सामान्य सूत्र के अनुरूप उनको लिख सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। पहले कार्बोहाइड्रेट किसको माना जाता था, वे यौगिक जिनका सामान्य सूत्र ये होता है ना CxH2O का होल y, उनको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता था। हाइड्रेट का मतलब होता है जल। इनको कार्बन के हाइड्रेट माना गया। कार्बन के हाइड्रेट इसलिए माना गया क्योंकि
जैसे जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, उसी प्रकार से इन यौगिकों में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे हैं कि जिनको हम इस सूत्र के अनुरूप लिख सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के जो भौतिक गुण होते हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं, ये उनको शो नहीं करते। एसिटिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड उनको ये प्रदर्शित नहीं करते। इसके विपरीत कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे हैं जो इस सूत्र के अनुरूप नहीं है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। जैसे देखो, ये यौगिक एसिटिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड को इस सूत्र के अनुरूप, जो कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है, इसके अनुरूप लिख सकते हैं, लेकिन एसिटिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र के अनुरूप नहीं है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे ये यौगिक है रैमनोज। रैमनोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O5। C6H12O5 ये रैमनोज है। रैमनोज इस सूत्र के अनुरूप नहीं है। जैसे डीऑक्सीराइबोज इसका जो सूत्र होता है C5H10O4 होता है। अब देखो, ये जो यौगिक है, इनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनमें ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, इनका जो अनुपात है वो पूरा 2:1 नहीं है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है ना, इसमें अगर अनुपात को देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है ना, ऐसे इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये यौगिक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये इस सूत्र के अनुरूप हम इसको नहीं लिख सकते। तो इस वजह से जो कार्बोहाइड्रेट की जो पुरानी परिभाषा थी उसको निरस्त कर दिया गया। पुरानी परिभाषा क्या थी कार्बोहाइड्रेट की? कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों से बने वे यौगिक जिनका सामान्य सूत्र ये होता है CxH2O का होल Y, उनको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्योंकि और इन यौगिकों को कार्बन के हाइड्रेट माना गया। कार्बन के हाइड्रेट इसलिए माना गया क्योंकि इनमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है ना, वो जल के समान होता है। तो पुरानी परिभाषा में तो ये माना गया भाई, जिन यौगिकों का सामान्य सूत्र ये होता है वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिक जैसे एसिटिक अम्ल हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड हुआ, वो इस सूत्र के अनुरूप उनको लिख सकते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। वो कार्बोहाइड्रेट की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, वो उनको प्रदर्शित नहीं करते। और कुछ यौगिक ऐसे हैं जो इस सूत्र के अनुरूप तो नहीं लिख सकते, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। रैमनोज, डीऑक्सीराइबोज ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक अभिक्रियाएं, भौतिक अभिक्रियाएं ये शो करते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये इस सूत्र के अनुरूप नहीं। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट की जो पुरानी परिभाषा थी कि वे यौगिक जिन्हें इस सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, इसको निरस्त कर दिया गया और कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक जो परिभाषा है वो दी गई। तो अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा के अनुसार कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ध्रुवण घूर्णक या ध्रुवण घूर्णक को प्रकाश सक्रिय भी कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ध्रुवण घूर्णक क्या होते हैं? जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर या बाईं ओर घुमाते हैं, है ना। ध्रुवण घूर्णक या कहें प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन अथवा वे यौगिक जो जल अपघटन पर
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब जिनमें कई OH समूह होते हैं, कई हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, है ना, वे जिनमें कई सारे OH समूह होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। तो जो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डी प्रकाश सक्रिय भी होते हैं, ध्रुवण घूर्णक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसके साथ साथ वे यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ध्रुवण घूर्णक या कहीं प्रकाश सक्रिय पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, है ना। और इसके साथ साथ में इसमें ये चीज और जोड़ेंगे, अथवा वे यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स स्वाद में मीठे होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना वो स्वाद में मीठे होते हैं। जैसे घरों में जो स्वाद में मीठे होते हैं उनको शर्करा कहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं शर्करा, उनको बोलते हैं शुगर, है ना। जैसे घरों में जो यूज होने वाली शर्करा होती है ना उसको कहते हैं सुक्रोज। जो चीनी होती है ना, चीनी या शक्कर, है ना, उसको बोलते हैं सुक्रोज। जो इक्सु शर्करा होती है, गन्ने की इक्सु शर्करा, गन्ने की जो शुगर होती है ना उसको बोलते हैं सुक्रोज। और जो दूध में पाई जाने वाली शुगर होती है, शर्करा जो होती है, उसको दूध शर्करा बोलते हैं या उसको बोलते हैं लैक्टोज। जो दूध में शर्करा पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज। और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। देखो सैकेराइड भी कहते हैं। सैकेराइड जो नाम है ये ग्रीक शब्द सैकेरोन से बना है, सैकेरोन, सैकेरोन से बना है। सैकरोन का मतलब होता है, यहाँ पे के और है, KSEK, सैकरोन। जो सैकेराइड वर्ड है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड भी कहते हैं। सैकेराइड का मतलब ये जो नाम आया है ये आया है सैकरोन से, सैकेरोन लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है शर्करा। और तो ये परिभाषा आप ध्यान रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, प्रकाश सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। या वे यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। और एक चीज और ध्यान रखेंगे आप, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण पेड़ पौधों के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, क्योंकि जो हरे पौधे होते हैं ना उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है। तो प्लांट जो होते हैं ना वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो उत्पादन है वो किसके द्वारा किया जाता है,
वो प्लांट्स के द्वारा किया जाता है। तो ये तो बात हुई कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं जल अपघटन के आधार पर, हाइड्रोलिसिस के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण जल अपघटन के आधार पर इस प्रकार से करते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड, क्या होते हैं मोनोसैकेराइड? मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट्स, किनको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स? वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें और अधिक सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। उनको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, है ना, मोनोसैकेराइड्स, उनको मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको और अधिक सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, उनको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स, या इनको मोनोसैकेरोस भी कहते हैं। मोनोसैकेरोस, इनको क्या बोलते हैं? मोनोसैकेरोस। क्या होते हैं मोनोसैकेरोस? क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको और अधिक सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। मतलब ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के और अधिक सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, मोनोसैकेराइड्स कहलाते हैं। और प्रकृति में 20 मोनोसैकेराइड्स ज्ञात है। मोनोसैकेराइड्स प्रकृति में जो ज्ञात मोनोसैकेराइड्स हैं उनकी संख्या कितनी है? 20 है। और एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज, है ना, सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, राइबोज, ये क्या है? ये मोनोसैकेराइड्स हैं। ये सरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्हें और अधिक सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। तो ये तो बात हुई मोनोसैकेराइड्स की। क्या होते हैं मोनोसैकेराइड्स? वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं जिनको और अधिक सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, या इनको कहेंगे वे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें और अधिक सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं कर सकते, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं मोनोसैकेराइड्स। अब दूसरे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स किसे कहते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड्स के 2 से 10 तक अणु प्राप्त होते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड्स के 2 से लेकर के 10 तक अणु प्राप्त होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और प्राप्त मोनोसैकेराइड्स की संख्या के आधार पर इनको पुनः डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड आदि में इनको वर्गीकृत करते हैं। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके जल अपघटन से, नोट करते रहना, जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड्स की 2 से 10 तक अणु प्राप्त होते हैं, कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। और प्राप्त मोनोसैकेराइड्स की संख्या के आधार पर इनको पुनः वर्गीकृत करते हैं। अगर वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनसे मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु प्राप्त होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं डाइसैकेराइड्स।
वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु प्राप्त होते हैं वो कहलाएंगे डाइसैकेराइड। जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु प्राप्त होंगे उनको कहेंगे, देखो, डाइसैकेराइड। और जिनसे 3 अणु प्राप्त होते हैं उनको कहेंगे ट्राइसैकेराइड। जिनसे 4 अणु प्राप्त होंगे उनको बोलेंगे टेट्रासैकेराइड। कुछ उदाहरण देखते हैं इनके। देखो, जैसे सुक्रोस है C12H22O11, है ना, ये है सुक्रोस, है ना, ये है सुक्रोस। देखो, सुक्रोस का जब जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है, तो इसका जल अपघटन करने पर ये जल अपघटित होकर के C6H12O6 एक बनाता है ग्लूकोज, और एक अणु समान अणु सूत्र का बनाता है फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज और ये क्या बन गया, फ्रक्टोज, ये बना फ्रक्टोज। तो जो सुक्रोस है ना, सुक्रोस एक डाइसैकेराइड है, सुक्रोस एक डाइसैकेराइड है। देखो, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, देखो ये है मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये और ज्यादा सरल अणुओं में इनको जल अपघटित नहीं कर सकते, ये मोनोसैकेराइड है। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स को 3 वर्गों में बांटते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 2 से 10 तक अणु प्राप्त होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं ओलिगोसैकेराइड। और इन ओलिगोसैकेराइड्स को पुनः डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड आदि में वर्गीकृत करते हैं। देखो, अगर कार्बोहाइड्रेट्स के जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं, ये मोनोसैकेराइड है, 2 अणु मिल रहे हैं, तो ये कहलाता है डाइसैकेराइड। तो सुक्रोस क्या है, एक डाइसैकेराइड है। एक उदाहरण और देखते हैं, C18H32O16, इसका नाम है रेफिनोज, रेफिनोज। देखो, ये रेफिनोज है, जब इसका जल अपघटन करते हैं, 2 अणु लगाइए इसमें H2O के अम्ल की उपस्थिति में, तो इससे एक ग्लूकोज बनता है C6H12O6, एक फ्रक्टोज बनता है C6H12O6, एक गैलेक्टोज बनता है C6H12O6। एक बना क्या, ग्लूकोज, एक बना फ्रक्टोज, और एक बनता है गैलेक्टोज। देखो, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये मोनोसैकेराइड है ना। 3 मोनोसैकेराइड के कितने अणु प्राप्त हुए, 3 अणु प्राप्त हुए। कहीं से प्राप्त हुए, ये रेफिनोज के जल अपघटन से प्राप्त हुए। तो इसलिए जो रेफिनोज है ना, ये एक ट्राइसैकेराइड है। ये क्या है, एक ट्राइसैकेराइड, ये एक ट्राइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड क्या होते हैं, ट्राइसैकेराइड क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। डाइसैकेराइड वे होते हैं जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। ट्राइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 3 अणु प्राप्त होते हैं। टेट्रासैकेराइड क्या होंगे, जिनके जल अपघटन से 4 अणु प्राप्त होंगे। पेंटासैकेराइड, जिनके जल अपघटन से 5 अणु प्राप्त होते हैं। और ये सब क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर के 10 तक अणु प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स, नोट करते रहना जो मैं बोल रहा हूं, वे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड्स के अणु बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट्स
जिनका जल अपघटन करने पर बड़ी संख्या में मोनोसैकराइड्स के अणु प्राप्त होते हैं, पॉलीसैकराइड्स कहलाते हैं। पॉलीसैकराइड जैसे स्टार्च, जैसे सेलुलोज, जैसे ग्लाइकोजन, जैसे गोंद, ये पॉलीसैकराइड है। एक उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, ये C6H10O5 का होल N, ये फॉर्मूला होता है स्टार्च का। स्टार्च और सेलुलोज का भी यही सूत्र होता है, मंड भी इसको कहते हैं स्टार्च। देखो जब स्टार्च का जब जल अपघटन करते हैं NH2O, तो जल अपघटन करने पर बड़ी संख्या में C6H12O6 ये ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। देखो स्टार्च का ये सूत्र होता है C6H10O5 का होल N। N का जो मान होता है ना, N की जो संख्या होती है वो 100 से लेकर के 300 तक हो सकती है ना। तो पॉलीसैकराइड क्या होते हैं? पॉलीसैकराइड्स वे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल अपघटित होकर के बड़ी संख्या में मोनोसैकराइड्स के अणु देते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं पॉलीसैकराइड्स, जैसे स्टार्च, जैसे सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि। तो ये बात हुई पॉलीसैकराइड। तो जल अपघटन के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम 3 ग्रुप में बांटते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड्स। तो ये तो बात हुई जल अपघटन के आधार पर। इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स को अपचाई और अनपचाई शर्करा के रूप में भी वर्गीकृत करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को उनकी अपचायक प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अपचाई शर्करा, अनपचाई शर्करा। अपचाई शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टॉलन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन, टॉलन अभिकर्मक को सिल्वर दर्पण में अपचयित करते हैं और फेलिंग विलयन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित करते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं अपचाई शर्करा। अपचाई शर्करा क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टॉलन अभिकर्मक का या फेलिंग विलयन का इनका अपचयन कर देते हैं। और अनपचाई शर्करा वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इनको अपचयित नहीं करते। इन दोनों जो रिएजेंट होते हैं, ये अभिकर्मक होते हैं, इनका अपचयन नहीं करते। सभी मोनोसैकेराइड चाहे वो एल्डोस हो अथवा कीटोस, अपचाई शर्करा होती है। ध्यान रखने की बात है कि सभी मोनोसैकेराइड्स चाहे वो एल्डोस हो या कीटोस हो, अपचाई शर्करा होती है। अब मोनोसैकेराइड का वर्गीकरण देखते हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना, जिनको और ज्यादा सरल अणुओं में जल अपघटित नहीं कर सकते। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइडों को उनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, मोनोसैकेराइड को कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और मोनोसैकेराइड में उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो जो मोनोसैकेराइड होते हैं ना, मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड समूह भी उपस्थित हो सकता है और CHO समूह और कीटोनिक समूह भी उपस्थित हो सकता है। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइडों को कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और उसमें उपस्थित एल्डिहाइड और कीटोनिक समूह की उपस्थिति के आधार पर उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से, देखो अगर मोनोसैकेराइड के अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है तो मोनोसैकेराइड को कहते हैं ट्रायोस, है ना। तो वो मोनोसैकेराइड का नाम क्या होगा? ट्रायोस। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या है 3, है ना। ओस से पहले
कार्बोहाइड्रेट, जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उनके नाम के अंत में ओस लगाते हैं और ओस से पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या को पूर्व लग्न के रूप में लगाते हैं। देखो ट्रायोस, अगर मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन है तो मोनोसेक्राइड क्या कहलाएगा? ट्रायोस, है ना। अगर मोनोसेक्राइड में 4 कार्बन है, 4 कार्बन को कहते हैं टेट्रा, है ना। और इसमें ओस जोड़ेंगे, जो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, उनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या के बाद में ओस लगाते हैं, ओस, OSE, ओस लगाते हैं। तो वे मोनोसैक्राइड जिनमें 4 कार्बन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेट्रोस। वे मोनोसैक्राइड जिनमें 5 कार्बन होते हैं उन्हें बोलेंगे पेंटोस। जिनमें 6 होते हैं उनको बोलेंगे हेक्सोस। ऐसे मोनोसैक्राइड जिनमें 7 कार्बन होते हैं उनको बोलते हैं हेप्टोस। तो ये तो कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हुआ। अब जो एल्डिहाइड होते हैं ना, उनमें जो मोनोसैक्राइड होते हैं, मोनोसैक्राइड में एल्डिहाइड समूह हो सकता है CHO। अगर एल्डिहाइड समूह है तो मोनोसैक्राइड को कहते हैं एल्डोस, उसको कहते हैं एल्डोस। वे मोनोसैक्राइड जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है ना, कहलाते हैं एल्डोस। और वे मोनोसैक्राइड जिनमें कीटोनिक समूह होता है ना, CO समूह होता है, वो कहलाते हैं कीटोस, वो कहते हैं कीटोस। तो अगर एल्डिहाइड समूह है तो जो 3 कार्बन का मोनोसैक्राइड है उसको कहेंगे एल्डोट्रायोस। अगर उसमें कीटोनिक समूह है तो उसको बोलेंगे कीटोट्रायोस। अगर मोनोसैक्राइड में एल्डिहाइड समूह है और उसमें 4 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे? एल्डोटेट्रोस। और अगर उसमें कीटोनिक समूह है और 4 कार्बन है उसको बोलेंगे कीटोटेट्रोस। अगर मोनोसैक्राइड में 5 कार्बन है और एल्डिहाइड समूह है तो क्या बोलेंगे? इसको एल्डोपेंटोस। और अगर उसमें कीटोनिक समूह है तो उसको बोलेंगे कीटोपेंटोस। अगर मोनोसैक्राइड में 6 कार्बन है और एल्डिहाइड समूह है तो उसको बोलेंगे क्या? एल्डोहेक्सोस। और अगर उसमें कीटोनिक समूह है तो उसको बोलेंगे कीटोहेक्सोस। अगर 7 कार्बन के मोनोसैक्राइड में एल्डिहाइड समूह है तो उसको क्या बोलेंगे? एल्डोहेप्टोस। और अगर 7 कार्बन के मोनोसैक्राइड में कीटोनिक समूह है तो उसको बोलेंगे कीटोहेप्टोस। तो इस प्रकार से जो मोनोसैक्राइड होते हैं कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, और उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह होता है, उस आधार पर मोनोसैक्राइड का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको कई इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार।